अभी तक हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री पे 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो देख चुके हैं। आज 3rd वीडियो देखना है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम लोग केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक, यहाँ आपका टॉपिक का नाम लिखा हुआ है टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। कोई इक्वेशन है, इसको हम ऐसा बना दे जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। और जैसे हम लोग इक्वेशन को ऐसा बना दे जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमें क्या होगा, ज्यादा आसान होगा, ज्यादा हेल्प मिलेगा इक्वेशन को समझने में, कंडीशन को समझने में, ठीक है। तो ये क्या है, आज का टॉपिक है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं यदि हम लोग फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे। किसके फिजिकल स्टेट को? तो रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को। आपको मालूम है कि रिएक्टेंट क्या होता है? तो हम बताए थे आपको कि रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट के बारे में बताए थे कि दिस सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन known as a reactant and the substance which form during chemical reaction known as a product, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, तो टॉपिक है बाय इंडिकेटिंग हम लोग कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो अगर हम फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे, किसके फिजिकल स्टेट को? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे, तो केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन होगा कि इंडिकेट फिजिकल स्टेट क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, समझ में आ गया। इंडिकेटिंग समझ में आ रहा है, ये फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो याद रखिए कि फिजिकल स्टेट में क्या क्या होता है। तो या तो फिजिकल स्टेट में सॉलिड होगा, या क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। यही होगा ना, या तो सॉलिड हो जाएगा, या तो लिक्विड हो जाएगा, या तो गैस हो जाएगा, अब नहीं तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक्वस क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कितना हो सकता है, 4 चीज को हम लोग, 4 फिजिकल स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक ना। कौन कौन हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा फिजिकल स्टेट में। मतलब रिएक्टेंट जो होगा या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एक्वस हो सकता है, प्रोडक्ट भी यही सब में से कोई एक होगा। तो अगर हम, तो सॉलिड के लिए हम लोग S का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड के लिए L का इस्तेमाल करेंगे, गैस के लिए G का इस्तेमाल करेंगे, और एक वाश सॉल्यूशन के लिए AQ का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पे रिएक्टेंट सॉलिड है तो वहां पे S लिख देंगे ब्रैकेट में, अगर लिक्विड है तो वहां L लिख देंगे, अगर गैस है तो वहां G लिख देंगे, और एक वाश सॉल्यूशन है तो क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। क्लियर बात है यहाँ पे? अगर इतना हम काम कर देते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो, ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव नहीं हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। उससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई रिएक्शन देखते हैं, मान लेते हैं कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। अब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, आपको पता ही है कि क्या फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, आप प्लस में क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन फॉर्म होता है। तो एक बात बताइए आप हमको, अगर आपको हम लैब में भेज दे, बोले कि रिएक्शन करा के आइए, तो लैब में जाइएगा तो आपको सबसे पहले डाउट होगा कि जिंक है, जिंक किस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि जिंक कौन से फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड कौन से फॉर्म में था। ये जो इधर फॉर्म होगा, जो रिएक्शन के बाद होगा, ये किस फॉर्म में होगा, ये चारों में से कौन से स्टेट में होगा, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो आप अगर, तो इस इक्वेशन से तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर इसमें फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट किया होता तो नया आदमी भी कोई अगर लैब में जाता तो उसको आसानी से पता चल जाता कि सॉलिड जिंक लेंगे, मतलब जिंक सॉलिड के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और H2SO4 किसके फॉर्म में लेंगे, तो एक वाश सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे AQ लिख देंगे, जिंक सल्फेट एक वाश सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख देंगे, और हाइड्रोजन किसके फॉर्म में लिख देंगे, गैस के फॉर्म में लिख देंगे। चलिए एक बार हम आपको पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक वाश सॉल्यूशन का मतलब बता देते हैं। उम्मीद है कि सॉलिड पता होगा आपको, ठीक है, लिक्विड ही पता होगा, गैस ही पता होगा, एक वाश सॉल्यूशन बता देते हैं। एक हुआ मतलब क्या होता है, वाटर होता है। एक वाश सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जो वाटर के साथ मिलके बनता हो। मतलब जब कोई सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देते हैं, जब कोई सॉल्यूशन को हम लोग बनाते हैं वाटर के हेल्प से, तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप बताइए, अब तो काफी आसान हो गया। ऐसा अगर इक्वेशन रहे, मान लेते हैं कि जरा एक इक्वेशन ऊपर हम लिखते हैं इस टाइप का, ठीक है, और एक अगर ये पहले से लिखा हुआ, ये इस टाइप से लिखा हुआ, और दूसरा इक्वेशन को ऐसा मिले H2SO4 प्लस में AQ, फिर में इधर ZnSO4,
फिर में क्या AQ, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे गैस। अगर ऐसा इक्वेशन मिले तो काफी हेल्पफुल नहीं होगा हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि यह पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या पता चल जाएगा, कंडीशन पता चल जाएगा। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जैसी कंडीशन पता चल जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टेट जब पता चल जाएगा, तो हम तो क्या कर सकते हैं, आसानी से रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन कराने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम फिजिकल स्टेट को क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, और फिजिकल स्टेट को जब अरेंज कर दिए तो केमिकल इक्वेशन कैसा हो गया, मोड एंड मोड क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। आप बताइए इस रिएक्शन से कुछ भी पता चल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन से फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड चारों में से कौन से फॉर्म में था, इस कौन फॉर्म में था, ये कौन से फॉर्म में था। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये काफी कुछ इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक वाश सोल्यूशन के फॉर्म में था, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था। जब ऐसा हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना वो कौन से फॉर्म में बना, सॉलिड के फॉर्म में बना, ठीक है। और वाटर जो है कौन से फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। तो अगर ये लिखा हुआ रहेगा इक्वेशन में तो आराम से कोई भी जाएगा, उसको पता रहेगा कि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका एक वाश सोल्यूशन देना होगा, इसका गैस में गैसेस देना होगा, और तब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो कौन से फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और साथ में जो वाटर बनेगा तो कौन से फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि केमिकल इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और इंफॉर्मेटिव बनाने का पहला स्टेप क्या है, यदि हम केमिकल इक्वेशन का क्या शो कर दे, फिजिकल स्टेट शो कर दे, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। तो पहला पॉइंट हम लोग देखे थे, by indicating physical state of reactant and product we make chemical equation more informative। और सेकंड पॉइंट है हमारा to indicate heat change in an equation। अगर हम केमिकल रिएक्शन में ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहां पे हीट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को और क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि कहां पे हीट केमिकल रिएक्शन ले रहा है, कहां से हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये पता चल जाए तो केमिकल रिएक्शन काफी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर हम हीट चेंज को भी रिप्रेजेंट कर दे तो केमिकल रिएक्शन को काफी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हम कार्बन ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा, रिएक्शन करा देंगे, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए कार्बन कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बनेगा वो कौन से फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो एक बात बताइए, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता है। अब सोच लीजिए कि हम सिंपल में केवल कार्बन लिख देते, ऑक्सीजन लिख देते, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते, यहाँ हीट छुपा लेते, तो कोई नया लोग जो है जो लैब में जाता उसको तो ये पता नहीं होता कि हीट भी प्रोड्यूस यहाँ पे होगा, और जब उसको पता नहीं होता तो वहां पे एक्सीडेंट का चांस बनता, उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये अगर हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले से लोगों को पता होगा कि हीट भी प्रोड्यूस होगा, वो पहले से अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लेके रखेगा ताकि क्या हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे हम जैसे हीट जोड़ दिए, केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो केमिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया। इससे क्या पता लगने लगा, इससे ये पता लगने लगा कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या दे देगा, हीट दे देगा, ठीक है। ये आपका पिछले हम लोग क्या करते हैं, हीट चेंज रिएक्ट को रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मीथेन ही है, मीथेन कौन से फॉर्म में होगा, तो आपको मालूम है कि मीथेन गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब मालूम है कि ऑक्सीजन है, ये वाला क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिएगा तो क्या बनेगा, ये तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साथ में ये भी हीट बनाएगा,
ठीक है। और एक और बात जो आपको हम बताना भूल गए, आप जो भी रिएक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी माना जाएगा जब उसको बैलेंस करके रखिएगा। तो जहां भी आपको दिखे कि बैलेंस नहीं है, वहां यहाँ देखो CO2 यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा है कि क्या है, बैलेंस है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्लियर बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे जोड़ी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। साथ में आप बताइए, ये पता है कि CH4 गैसियस फॉर्म में था, O2 भी कौन से फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, वाटर जो होगा कौन से फॉर्म में होगा, तो लिक्विड वाले फॉर्म में होगा, कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड वाले फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा तो ये वेपर वाले फॉर्म में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब वाटर भी कौन से फॉर्म में होगा, तो वाटर गैसियस फॉर्म में होगा, और साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो कोई स्टूडेंट, कोई नया आदमी जब लैब जाएगा तो उनको ये पता होगा कि मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो साथ में हीट भी निकलेगा, मतलब पहले से सेफ्टी प्रिकॉशन बना के लेके रखो ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो हम लोग हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हीट चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां पे इधर हीट निकल रहा है तो प्लस हीट लिख देंगे, क्लियर है। तो इसमें हीट क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट के साइड में हीट लिखेंगे, और जिस रिएक्शन में हीट चाहिए होगा रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उधर हीट किधर लिखेंगे, तो रिएक्टेंट के साइड में लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लियर बात है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और मान लेते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है C6H12O6 हो गया, यहाँ पे कौन से फॉर्म में होगा, तो आप बताइए जरा, ग्लूकोज कौन से फॉर्म में होगा, तो एक्वास सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ग्लूकोज को किससे रिएक्शन करवाएंगे, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे, ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होगा, तो गैसेस फॉर्म में होगा। क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो साथ में एनर्जी बनेगा, क्लियर बात यहाँ पे। तो आप बताइए एक्वास सॉल्यूशन में, गैसेस सॉल्यूशन में, और निश्चित रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कौन से फॉर्म में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो गैसेस फॉर्म में होगा। H2O बनेगा तो कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ये यहाँ भी बैलेंस थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बैलेंस करना तो आ चुका है, बैलेंस करना अच्छी तरह से आ चुका है आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, तो बैलेंस कर लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एक्वास सॉल्यूशन, ये गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब एक बात बताइए आप हमको, तो ये क्या कर, इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है कि इंफॉर्मेशन कम दे रहा है, इंफॉर्मेशन कम दे रहा है। 21 चीज का रिएक्शन है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन बोलेंगे। रिस्पायरेशन प्रोसेस तो यही होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है। तो आप बताइए यहाँ पे ये तीनों कंडीशन में हीट क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे हीट प्रोड्यूस होगा ना, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस टाइप के जहां पे हीट प्रोड्यूस होगा उस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो आप बताइए एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे हीट क्या होता हो, जहां पे हीट प्रोड्यूस होता हो, जहां पे हीट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। जहां पे हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और जहां पे हीट क्या होता हो, इन्वॉल्व होता हो, जहां पे हीट चाहिए होता हो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जहां पे हीट एब्जॉर्ब करता हो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो आप बताइए ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब एक बात हमको ऊपर में ही लिख देना चाहिए था, ठीक ना, कि अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, हीट चेंज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। हीट चेंज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जहां पे हीट ऑब्जॉर्ब होता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक केमिकल, और ये क्या रिएक्शन, क्लियर बात यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हीट चेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इज
exothermic reaction and second is endothermic reaction. And what is exothermic reaction? So those types of chemical reaction in which heat is produced after reaction, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, कब होता है, तो रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होता है तो उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो ये तीनों जो है किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। तो रिस्पायरेशन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का जब फॉर्मेशन होता है, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ये भी किसका एग्जांपल है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। तो हम लोग एक और चीज देख रहे हैं ना कि एक्सोथर्मिक वाले रिएक्शन में हीट किधर ऐड करते हैं, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक वाले केमिकल रिएक्शन में हीट को हम लोग प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। कहां ऐड करते हैं, तो हीट को प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट को कहां पे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। तो ये वाला जो है ये किसका एग्जांपल हो गया, ये तीनों आपका एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। मतलब रिस्पायरेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होता है और हीट जिसमें प्रोड्यूस होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि आपको एक्सोथर्मिक वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। बिना हीट लिए वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए मस्ट भी हीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। जैसे कि नाइट्रोजन तो गैस के फॉर्म में होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन भी किसके फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से तभी रिएक्शन करेगा ना जब इसको आप साथ में क्या दीजिएगा, हीट दीजिएगा। बिना हीट दिए हुए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए बैलेंस करेंगे N2O2, यहाँ पे 2NO हो जाएगा। मतलब रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको हीट इसमें देना होगा, हीट इसमें एब्जॉर्ब करेगा। और जब ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू हीट चेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक chemical reaction, second is endothermic chemical reaction. Exothermic chemical reaction are those types of chemical reaction in which heat is produced after a chemical reaction, and endothermic reaction are those types of chemical reaction in which heats are absorbed during chemical reaction. उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। और जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो एक बात तो देख रहे हैं कि एंडोथर्मिक में हीट कहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। तो एंडोथर्मिक में हीट जोड़ रहे हैं, किधर जोड़ रहे हैं, रिएक्टेंट में जोड़ रहे हैं। किधर जोड़ रहे हैं, रिएक्टेंट में। बात समझ में आ गया होगा। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही बात करते हैं, कौन से फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको आपको जब ब्रेक करना होगा, इसमें आपको हीट देना पड़ेगा। जब हीट दीजिएगा तभी ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में होगा, तो गैसियस फॉर्म में होगा। कैल्शियम ऑक्साइड कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको आप क्या कहिएगा, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए पहले। मुन्ना सर, तो हम लोग क्या देखें कि हीट चेंज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन दो टाइप का था। कौन कौन था, तो एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन था, दूसरा क्या था, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन था। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन था, दूसरा क्या था, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और इसमें क्या है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो आपको हम तुरंत बताया क्या कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होता है ना जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, जिसमें हीट क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो हीट जब प्रोड्यूस होगा तो हीट को हम लोग किधर लिखेंगे, रिएक्टेंट के साइड में लिखेंगे कि प्रोडक्ट के साइड में लिखेंगे। तो याद रखिए कि इसमें हीट लिखेंगे किसके साइड, प्रोडक्ट के साइड में लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए रिएक्शन क्या लिखेंगे, हीट कहाँ लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग हीट किधर लिखेंगे, तो रिएक्टेंट के साइड में हीट लिखेंगे, ठीक है। और
और तब इधर जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों डिफिनेशन भी याद हो गया होगा। तो फिर एक बार डिफिनेशन बोल देते हैं कि दोस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड during chemical reaction known as a exothermic chemical reaction, and those types of chemical reaction in which heat is absorbed during chemical reaction known as a क्या endothermic chemical reaction। बात समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। कुछ ऐसा कंडीशंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को पूरा होने के लिए जरूरी होता है, उसके बिना केमिकल रिएक्शन को पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई रिएक्शन करवाना है तो कुछ सब्सटेंस को रिएक्शन के लिए जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक टर्म यहां पे यूज होगा, उस टर्म को बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। जैसे मान लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि आग जल रहा है, उसमें थोड़ा घी डाल देंगे, आग और तेज जलने लगेगा। तो जलने की स्पीड को क्या कर रहा है, फास्ट बना रहा है। तो हम कैटलिस्ट को बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस which increase the rate of chemical reaction known as a catalyst, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करा देता है, और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करा देता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में क्या बोलेंगे कि द सब्सटेंस which increase the rate of chemical reaction known as a catalyst। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन को पूरा कराने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस का जरूरत पड़ता है। उस स्पेशल कंडीशन में कुछ मतलब कैटलिस्ट को देना पड़ता है जिससे रिएक्शन फास्टली या कंप्लीट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे आप बताइए पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करना है किस में ब्रेक करना है, तो पोटेशियम क्लोराइड में ब्रेक करना है, आप प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक करना है। सबसे पहले तो इसको आप बैलेंस करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे भी 2 लिखिएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, KCl2 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन क्या ऐसी हो जाएगा? अगर हम ऐसे कहीं पे लिख दे, कहीं पे ऐसे ही लिखा हुआ है, जो आदमी अननोन होगा वो ये लाइन को लेके जाएगा, लैब में परेशान हो जाएगा, लेकिन उससे कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए। तो अगर उस स्पेशल कंडीशन को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, ये तो सॉलिड फॉर्म में है। पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होगा, तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, ये वाला गैसियस फॉर्म में। लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट तभी होगा जब इसमें हम लोग क्या देंगे, हिट देंगे। ठीक है, और हिट के लिए हम लोग डेल्टा साइन का यूज कर देंगे। कहीं पे अगर इस टाइप का साइन दिया हो तो समझ जाइएगा क्या है, कि हिट दिया हुआ। ठीक है, हिट देंगे और साथ में हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड देंगे। मतलब रिएक्शन तभी पूरा होगा जब पोटेशियम क्लोराइड को हम हिट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तभी रिएक्शन पूरा होगा, अन्यथा रिएक्शन पूरा नहीं होगा। तो आप बताइए, यहाँ पे कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट को गायब कर दें यहाँ से तो क्या रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कैटलिस्ट समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्शन को कराता है या जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कराता है। क्लियर बात? और ये यहाँ पे इंडिकेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया, क्योंकि सोच के देखिए कि अगर किसी को ये पता नहीं हो, दोनों वैल्यू पता नहीं हो, केवल ये रिएक्शन लेके जाए लैब में, क्या कुछ हो पाएगा उससे? नहीं हो पाएगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का तीसरा स्टेप है टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दीजिए जिस कंडीशन में रिएक्शन क्या हो रहा है या होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन से फॉर्म में होगा, तो गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम क्या देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे मेथनॉल बनेगा, CH3OH, इससे क्या बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या ऐसे ही बन जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसके लिए आपको 300 ATM का प्रेशर देना पड़ेगा, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, और साथ में देना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड देना पड़ेगा।
तभी जाके यह क्या होगा, रिएक्शन पूरा होगा, अन्यथा रिएक्शन पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन पूरा होगा। मतलब 300 एटीएम का प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू मेथनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग मेथनॉल में इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को मेथनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड को मेथनॉल में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कराना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा 300 एटीएम प्रेशर में, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तभी जाके क्या हो पाएगा, मेथनॉल बन पाएगा, अन्यथा मेथनॉल बनना पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या करता है, C6H12O6, मतलब क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। कौन सा, ये कौन सा होता है, एक्वास सॉल्यूशन होता है, और साथ में हम लोग के लिए क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाता है, और क्या बना, ग्लूकोज बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। कौन सा फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ठीक है, ये आपको याद होगा कि आपको ये रिएक्शन तो आपको पहले से ही पता होगा। तो आप बताइए कि ऐसा कब हो पाएगा, जब ये हो पाएगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जब ऐसा होगा तभी क्या हो पाएगा, ये रिएक्शन हो पाएगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में कौन काम कर रहा है, तो सनलाइट काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। तो ये किसका रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तो इंडिकेट द कंडीशन अंडर व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये बात हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग देखे क्या कि केमिकल रिएक्शन को 3 मेथड से, 3 स्टेप में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला स्टेप था हमारा बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप था हमारा बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हीट चेंज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक देख लिए थे। और तीसरा स्टेप है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर व्हिच रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अगर ये सब काम कर लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आज क्लास के लिए इतना है।